एक सवाल एक जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार चिंतक मिस्टर ऋषिकेश बहादुर देसाई साहब हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि सर, देश में एम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, इसका क्या रीज़न है और इसको कैसे गवर्नमेंट रिजॉल्व करना चाहिए, कैसे इसको गवर्नमेंट हल करना चाहिए। गवर्नमेंट तो वादे करती है लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। और फिर सिविल सोसाइटी, आम जनता की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से वो बिहेव करें इस अनएम्प्लॉयमेंट के पूरे प्रॉब्लम में। नमस्कार। अब थोड़ा हम हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। उसमें दो चीज़ें हैं, एक एम्प्लॉयमेंट है और दूसरा इन्फ्लेशन है। ये दोनों एक तरफ से मिले हुए इश्यूज हैं। उसमें पहला हम एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये समझने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी का बहुत से सिंपल आंसर ये है, इकोनॉमी उस चीज का नाम है, उस सिस्टम का नाम है जहां एक आदमी से दूसरे आदमी को पैसा एक्सचेंज होता है कानूनी तौर पर। इकोनॉमी का यही इकोनॉमिक सिस्टम का कोई भी हो, या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, उसमें एक आदमी अपने हुनर को या फिर अपनी तैयारी हुई चीज को दूसरे आदमी को दे देगा, दूसरा इसको पैसा दे देगा, वो कानूनी तौर पे दे देगा। अगर दूसरे के पास कुछ है तो ये जाके खरीदेगा, पैसा दे देगा या फिर कुछ चीज दे देगा, वो सब कानूनी तौर पे हो जाएगा। यही इकोनॉमी को समझने का आसान तरीका है। इसमें तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में समझते हैं कि हम समझते हैं एम्प्लॉयमेंट बोले तो सरकारी नौकरी। ये ठीक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट उस चीज का नाम है जहां पे आप लोगों की जिंदगी के आवश्यक चीजों को या सेवाओं को उत्पादन करते हैं। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। वो आपके खुद के जिंदगी के बारे में भी हो सकता है या दूसरों की जिंदगी के बारे में भी हो सकता है। तो तीन टाइप के एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स होते हैं कोई भी सरकार में, सोसाइटी में। पहला होता है सरकार, दूसरा होता है प्राइवेट इंडस्ट्री, तीसरा होता है कोलैटरल एफर्ट। सरकार तो हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसी देश, ऐसा मुल्क है जहां पे बहुत कम सरकारी नौकरियां हैं। आज भी हिंदुस्तान के सोसाइटी में जो एम्प्लॉयड सेक्टर है, अगर मान लीजिए 100 लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं तो उनमें सिर्फ 7 लोग सरकारी काम करते हैं। 93% 93 लोग दूसरे काम करते हैं। स्टेट लेवल्स में ये थोड़ा ज्यादा है, सेंट्रल लेवल में ये थोड़ा कम है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में जहां 6 करोड़ लोग रहते हैं, वहां गवर्नमेंट नौकरी करने वाले लोगों की संख्या अराउंड 15 लाख 15 लाख है, जिसमें कुछ लोग रिटायर्ड हैं, कुछ लोग सर्विंग हैं। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि कारखाना हो। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एग्रीकल्चर भी प्राइवेट इंडस्ट्री माना जाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या में लोग एग्रीकल्चर में है, कृषि भी। पहले जब हिंदुस्तान आजाद हुआ अराउंड 80% लोग एग्रीकल्चर में थे। अब 2010 के बाद में 50%, कुछ 50% लोग एग्रीकल्चर में है। 50 से 60 तक लोग एग्रीकल्चर में है, बाकी के लोग दूसरे सेक्टर्स में है। तीसरा है इंडस्ट्री, प्रॉपर इंडस्ट्री, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है कोई भी चीज का।
फाइनल है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है वो चीज, जो उपाय, जो उत्पन्न जो हमको आंख से दिखता नहीं है लेकिन उसकी बहुत जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कल्चरल एक्टिविटी जो जिससे पैसा मिलता है किसी को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल चलाना, टेलीकॉम, मोबाइल फोन्स की इंडस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूजुअली क्या होता है, डेवलप्ड जो देश होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, उनमें सर्विस सेक्टर बहुत जोर से आगे बढ़ता है, उसके बाद में प्रोडक्शन इंडस्ट्री बढ़ती है, तीसरी स्थान पर एग्रीकल्चर होता है। हिंदुस्तान में क्या है, बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं लेकिन उनकी जीडीपी, उनकी आय बहुत कम है, तीसरी नंबर पर है। बहुत से ज्यादा लोग इंडस्ट्री में है, वो मिडिल लेवल पे उनकी आय है। बहुत कम लोग सर्विस सेक्टर में है लेकिन उनकी आय बहुत ज्यादा है। वो थोड़ा थोड़ा पिछले 1-10 साल में वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। जितने लोग इंडस्ट्री में हैं उससे बहुत ही कम लोग सर्विसेज में हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम लोग हैं। तो ये कम क्यों हो गया? ये 3-4 वजह से हो गया। एक बहुत बड़ा डैमेज हो गया हिंदुस्तान में डिमोनेटाइजेशन से। वो बहुत माइंडलेस डिसीजन था, कोई सारा विचार करके, बहुत विचार के बाद उसको डिसीजन नहीं लिया गया। सबको मालूम है वो कैबिनेट में भी नहीं आया था। वो किसी महाराष्ट्र का एक थिंकर हैं जो उन्होंने वो आइडिया दिया था सरकार को, तो किसी सीनियर ऑफिसर ने उसको प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया, प्रधानमंत्री ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके डैमेजेस बहुत लॉन्ग टर्म है, आज भी उसके डैमेजेस हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैश बेस्ड कंट्री। यहाँ पे कैशलेस ट्रांजैक्शन के या तो जागृति नहीं है या लोगों के पास सुविधा नहीं है। थोड़ा बढ़ रहा है। अगर आप पहले 2014-17 एक्चुअली उससे पहले आप देखेंगे तो अभी बढ़ गया है, लेकिन पहले जैसा कैश इकोनॉमी को बदले उतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। ये पहला। दूसरा, अनसाइंटिफिक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो अराउंड 20 डिफरेंट टैक्सेस को छोड़ के एक ही टैक्स आया, उसका कैटेगराइजेशन ठीक नहीं है। उसका मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं। जो किसान काम करता है खेत में, उसके पास वीड कटर होता है, उसके ऊपर 18% की जीएसटी है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 0.02% जीएसटी है। जिसको कोविड होता है, जो घर में ट्रीटमेंट लेता है, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बोल के एक मशीन रखता है, उसके ऊपर 22% जीएसटी है। लेकिन डायमंड जो होता है वो प्रोसेस होने से पहले, अनकट डायमंड बोलते हैं उसको, 0.03% उसके ऊपर जीएसटी है। तो ये अनसाइंटिफिक है, सबको मालूम है, लेकिन ये चर्चा में नहीं है, लोग बात नहीं करते हैं। कोई भी सरकार गरीबों के लिए आसान हो उनके नीति, और जिसके पास पैसा है, जो टैक्सेस पे कर सकता है, उसके लिए सख्त हो। यही एक साइंटिफिक मेथड है टैक्सेशन का। रामायण में एक बहुत बड़ी बात है, राम अपने भाई को बोलता है कि टैक्स जो कलेक्ट करता है वो सूरज की तरह रहना चाहिए, बड़ी तालाब से ज्यादा पानी निकालना चाहिए और छोटी मटके से कम पानी निकालना चाहिए। मैं मानता हूं जो पार्टी बीजेपी जो भगवान राम को अपनी भगवान मानता है, तो वो टैक्सेशन के बारे में रामायण से ये सीख ले। तीसरी बात है लॉकडाउन्स। हिंदुस्तान में 3 लॉकडाउन हुए कोविड की तरफ से। हालांकि आज भी लॉकडाउन का कोई डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है ऐसा बोल के कोई भी स्टडी नहीं है, और दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां लॉकडाउन हुआ ही नहीं, लेकिन वो कोविड को कंट्रोल कर सके। ये जो सत्ता में है वो आत्मविमर्शा करें, अपने डिसीजंस के बारे में सोचे समझे, तब वो समझ जाएंगे।
अब हम क्या करना चाहिए? अमेरिका में एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, उसका नाम है लीड। उसका मतलब है वो एक्चुअली खाने के ऊपर शुरू हुआ था, अभी दूसरे दूसरे सेक्टर में भी वो मूवमेंट चल रहा है। अगर आपका डाइनिंग टेबल आपके घर में है, उस डाइनिंग टेबल से 8 मील दूर के बीच में जो चीज उगता है, आप सिर्फ वो चीजों को खाना चाहिए। ये लीड का मतलब है। ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, इसको लीड क्लॉज बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए बैंगलोर के कोई सिटी में कुछ काम हो रहा है, रोड का या ब्रिज का, तो वो उस काम की जगह से इतने ही किलोमीटर के अंदर उसमें जो चीज इस्तेमाल होता है वो मिलना, नहीं तो उसको नहीं करना। अगर बैंगलोर में कोई सरकारी काम होता है, सरकारी रास्ते का, लेकिन उसका पत्थर मिलता है साउथ अफ्रीका में, मैं वहां से लेके आता हूं, वो अलाउड नहीं है। ये सरकारी रूल्स है। लेकिन ये मैं कल्चरल मूवमेंट की आपको बोल रहा हूं। अगर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम इकोनॉमी को सुधारेंगे, तो लीड जैसी एक मूवमेंट की जरूरत है। हिंदुस्तान के बहुत से लोग आज भी न्यूजीलैंड के एप्पल खाते हैं, हर रोज खाते हैं। उसका बेनिफिट किसी और को जाता है। हम अपने ही नेबरहुड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। दूसरा, गांधी जी और राजा जी का जो मॉडल था, जो विलेज इंडस्ट्री का, सेल्फ सफिशिएंसी का, आजकल के हमारे प्रधानमंत्री बहुत जोर से जो बोलते हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस सिर्फ हिंदुस्तान को ना हो, हर गांव में अगर सेल्फ रिलायंस हो, जो भी बच्चा हर गांव में होता है, अगर अपनी पूरी जिंदगी वहीं कुछ काम कर सकता है और इज्जत की जिंदगी जी सकता है, कम खर्चे में अगर वो जी सकता है, कम पढ़ाई में भी वो अगर कर सकता है, तो क्योंकि हायर एजुकेशन हिंदुस्तान में 20% से कम लोगों को मिलता है और एनईपी जैसे पॉलिसी से वो और भी कम होने के चांस है। तो 80 to 90% लोगों को हायर एजुकेशन नहीं मिलता है आज भी। तो विलेजेस को कोई भी बच्चा कुछ पढ़ेगा तो अपना विलेज छोड़ के जाने की बात करेगा। वो बात ना करे, वो गांव में ही रहे। ऐसा अगर कोई सिस्टम आ सकता है तो बहुत आसान है। जो विलेज इंडस्ट्री का मॉडल था, सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल था, लीड का मॉडल, ये दूसरा। तीसरा, मैं पहले आपको बोल रहा था कोलैटरल इंडस्ट्रीज या कोल्यूजन इंडस्ट्री भी बोलते हैं, कोऑपरेशन बोलते हैं। जो मार्केट बेस्ड सोसाइटी हमने खड़ा कर दिया है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जहां सिर्फ पैसे से सब चीजों का मोल होता है, उसका सबसे बड़ा जवाब है कोऑपरेशन। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम जब भी स्विस बैंक की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि स्विस बैंक में हिंदुस्तान का पैसा है, काला धन है, एटसेट्रा। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि ऑलमोस्ट ऑल स्विस बैंक्स आर कोऑपरेटिव बैंक्स। स्विट्जरलैंड के और यूरोप के कुछ लोग अपने ही दोस्तों में पैसे डाल के उस बैंक को शुरू किया था। वो आज भी कोऑपरेटिव मॉडल पे चलते हैं। वो इतने स्ट्रांग हैं कि जब ग्रीस की इकोनॉमी गिर रही थी तो ग्रीस की सरकार ने अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए वहां के कोऑपरेटिव से लोन लिया था। अगर अमूल जैसी एक संस्था बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स को टक्कर दे सकता है, हिंदुस्तान में 700 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग ही प्रोडक्ट है। कुछ जगह में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कुछ जगह में फूड है, कुछ जगह में हैंडीक्राफ्ट है, कुछ जगह में साड़ी है, कुछ जगह में चप्पल है, कुछ जगह में कुछ और चीज है। हर चीज का अगर एक कोऑपरेटिव होता तो ज्यादा लोग उसमें बेनिफिट लेते थे, लोगों के हाथ में ही उनका पैसा होता था। बहुत से लोग एक ही साहूकार के लिए काम करें और वो सिर्फ फायदा पाएगा और अपने लेबर्स को कम पैसा देगा, ऐसा तो नहीं होता था। एक छोटे से आपको एग्जांपल मैं देता हूं। कर्नाटक में 15 मिल्क यूनियंस हैं।
नॉर्थ कर्नाटका के मिल्क यूनियंस को अगर आप एग्जांपल देंगे तो एक दिन में 1 लाख लीटर दूध फार्मर से खरीदे, ऐसे सिर्फ 3 यूनियंस हैं। अगर आप इसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे गुजरात में, गुजरात हालांकि जो ड्राई स्टेट्स है जहां बारिश कम है, वहां पे एक एक गांव में एक दिन में 10,000 लीटर वहां फार्मर से खरीदा जाता है। अगर यही प्रिंसिपल हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में आए, हर टेक्सटाइल प्रोडक्ट के बारे में आए, हैंडलूम वर्कर्स के बारे में आए, या कारीगर के बारे में आए, कुशल कर्मियों के बारे में आए, दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बनाने वालों के ऊपर, या छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में आए, तो ये कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं रहेगा, ज्यादा से लोग बेनिफिट ले पाएंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर वेज हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट सबको दिखेगा जो भी हो रहा है। वो छोड़ के कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम मशीन्स के ऊपर बहुत डिपेंड हैं, वो कम होना चाहिए। ये इम्प्रैक्टिकल बात है। आने के टाइम पे इनफैक्ट रोबोट आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। आजकल यूरोप में कुछ न्यूज़पेपर्स अपने न्यूज़ लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसको हम जनरली गंदे काम बोलते हैं, जो रास्ता साफ करना, टॉयलेट साफ करना, उसके लिए सब ऑलरेडी अमेरिका में, यूरोप में रोबोट्स आ गए हैं। वो हिंदुस्तान में भी आ जाएंगे। इनफैक्ट वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में रोबोट्स बिलिंग करते हैं, रोबोट्स चीज़ों को रखते हैं जोड़ के, तो ये भी आ जाएगा। तो मशीन्स के बिना आगे के भविष्य नहीं होगा। लेकिन लोगों की क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट हम उसमें कैसे करेंगे, आदमी का दिमाग कैसे चलेगा, दूसरों की एक्सपीरियंसेस कैसे बढ़ेंगे, और सर्विस सेक्टर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिवेंज टूरिज्म बोल के हम आज सुन रहे हैं, क्योंकि लोग लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 2 साल अंदर थे, अभी कहीं वो जाना चाहते हैं। या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भी कोई प्राइवेट एजेंसी ने एक ठीक से ढंग से ये प्लान नहीं किया कि लॉकडाउन के बाद टूरिज्म कैसे प्रमोट किया जाएगा। टूरिज्म ऐसे ही कुछ चुनिंदे फील्ड्स में है जहां आप अगर 100 रुपए का निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। तो टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव मॉडल, कोलैटरल मॉडल होने की जरूरत है। आजकल उसके लिए कानून में बहुत चांसेस हैं। नाउ देयर आर लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज, पहले जैसे कंपनी एक्ट बहुत सख्त नहीं है। कोऑपरेटिव मॉडल में भी हो सकता है, सिर्फ पार्टनरशिप मॉडल में भी हो सकता है। ये तीसरा। फाइनली वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन बहुत कल्चरल रीजंस के लिए मार खाया है हिंदुस्तान में। जब 1950 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था, 1960 में बहुत बड़ा उसके खिलाफ मुहिम चला। कुछ लोग बोलने लगे कि अगर आप स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन सिखाएंगे तो मोची का बेटी मोची हो जाएगा, बढ़ई की बेटी बढ़ई हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का बेटा इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, और कास्ट सिस्टम कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए उसको कैंसिल करें। लेकिन मुझे अभी लगता है कि जनरल एजुकेशन जो है वो लोगों को नौकरी नहीं दे पाई जितना चाहिए उतना, और सब लोग डिग्री या मास्टर डिग्री तक नहीं पढ़ पाते। इसीलिए कम उम्र में 16 के बाद अगर जो गांव में उनकी जरूरत है वैसे छोटे छोटे नौकरी हम सिखाएंगे, बढ़ई के काम सिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल का काम सिखाएंगे, प्लम्बिंग का काम सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गांव में जो ट्रांसमीटर होता है, एक बार वो जल जाता है तो सिटी से उसको रिपेयर करने वाले को लाना पड़ता है, 3-4 दिन गांव में करंट नहीं रहती। ऐसे छोटे छोटे कामों को जो कम पढ़े हैं बच्चे उनको सिखाया जा सकता है। तो वोकेशनल एजुकेशन ये सरकार का भी काम है और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी काम है। दिस इज अनदर सॉल्यूशन। फाइनली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आप अगर केरला और तमिलनाडु में देखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मॉडल जो बांग्लादेश के यूनिस साहब का मॉडल है वो बहुत जोर से चला है। आज केरला में
सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ही रीफाइनेंस करने का एक स्टेट लेवल बैंक है। तमिलनाडु में जो अम्मा कैंटीन शुरू हुआ था, जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तब से, वो आज भी वुमेन्स ग्रुप्स चलाते हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने उनका रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल तरीके से चलाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल आजकल क्या हुआ है, वो सिर्फ लेंडिंग मॉडल हो गया है। वहां सिर्फ लोग पैसे लोन देते हैं, वापस देते हैं। उनको छोटे छोटे एंटरप्राइज बनाने की जरूरत है, उनको एक इंडस्ट्री मॉडल में भेजने की जरूरत है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन विलेज लेवल पे हो जाता है तो बहुत से जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगा, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जैसे नौकरी आ जाएंगे, अकाउंटेंसी आ जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स काम हो जाएंगे। तो एक दिस इज अनदर सॉल्यूशन। फाइनली ट्रेंड्स पढ़ने चाहिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारे बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सिर्फ मिडिल क्लास के फैंटेसीज के लिए काम करते हैं। मिडिल क्लास का पेरेंट जो चाहिए, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, सिर्फ वही एजुकेशन देने के बारे में सोचते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, वेदर दे आर गवर्नमेंट और प्राइवेट, उनको एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को स्टडी करने की जरूरत है। आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद जिस चीज की डिमांड रहेगी, उस चीज को अपने सिलेबस में लाने की जरूरत है। नए नए कोर्सेज को शुरू करने की, शॉर्ट टर्म कोर्सेज को शुरू करने की जरूरत है। जैसे अमेरिका में मार्था बेर्री स्कूल का जो मॉडल है, मार्था बेर्री स्कूल की ये अहमियत है कि वहां जाने के लिए आपको कोई भी बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है और कोई भी उम्र में आप वहां जा सकते हैं। और वहां 1 हफ्ते से लेके 4 साल तक के डिफरेंट पीरियड्स में आपको एजुकेशन मिलेगा। 1 हफ्ते में आपको एक मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, 4 साल में आप इंग्लिश लिटरेचर का डिग्री भी ले सकते हैं। तो ऐसा जॉब ओरिएंटेशन और इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, आज भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो सिलेबस है वो 40 साल पुराना है। तो ऐसे रेगुलर अपडेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की सिलेबस को बदलते रहना, नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बच्चा अपने पढ़ाई होने के बाद एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ अपना ही बिजनेस या इंडस्ट्री बनाना चाहता है, तो उसको आसान तरीके से लोन मिलने की जरूरत है। उसके लिए या तो कोऑपरेटिव मॉडल में, या प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल में, या हलाल फाइनेंस के मॉडल में उसको एक फाइनेंशियल एड दिलाने का सोशल ऑब्लिगेशन सोशल इंस्टीट्यूट्स पर है। इतना हम डिफरेंट वेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोच सकते हैं।